जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एनसीईआरटी बैच का क्लास 4 होने वाला है और 6 क्लास की चैप्टर 4 भी होने वाला है, क्योंकि हम लोग डेली एक चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं पहले दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक, तो कौन है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं। तो 4 वेद हैं, वेद संख्या में 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिसे सूक्त कहा गया। सूक्त का शाब्दिक मतलब क्या है? तो अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का शाब्दिक मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। प्रमुख वैदिक देवता कौन कौन थे? तो ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। सूक्त मतलब प्रार्थनाएं। ठीक है, प्रार्थना पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसी तरह ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है 3 देवता? तो वह है अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि किसके देवता है? आग के देवता। इंद्र युद्ध के देवता है। और सोम क्या है? तो सोमरस, आपको पता है सोमरस पीने वाला पेय पदार्थ है। तो एक विशेष पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ऋषियों द्वारा रचना। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, परंतु कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। बात करते हैं वैदिक संस्कृति। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो आज के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से भिन्न है। ठीक है, बात करते हैं उच्चारण एवं श्रवण। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण सुना किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुनना किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। मतलब क्या होता है? ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 200 साल पहले हुआ है छापने का काम। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, इसकी बात करते हैं। तो संवादात्मक सूक्त। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप, यानी वार्तालाप मतलब डायलॉग के रूप में है। इसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, जैसे कौन कौन नदियाँ हैं? तो ब्यास और सतलुज के बीच संवाद का एक प्रसिद्ध सूक्त मिलता है, संवाद का। ठीक है, बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। तो प्रार्थनाओं का उद्देश्य है। ऋग्वेदों में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, घोड़ों और रथों का उपयोग। तो घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों को लड़ाई में, घोड़ों का क्या काम था? तो रथ को खींचा जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। इसके लिए अतिरिक्त लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयारी हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब लड़ाई क्यों की जाती है उसके बारे में बताएं। तो लड़ाई आपको पता है कि किसी अनाज के लिए, चारागाह के लिए, ज़मीन के लिए, या कुछ मतलब जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए ही लड़ाई किया जाता था। ठीक है, बात करते हैं युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा कैसे होता था। तो युद्ध में जीते गए धन का उपयोग निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। जैसे जीते गए धन का कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को समर्पित होती थी। ठीक है, बात करते हैं वैदिक समाज का वर्गीकरण एवं महापाषाण की संस्कृति। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो वर्गीकरण के आधार पर लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर
जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कई शब्द मिलते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जाति भेदभाव नहीं था, बल्कि जो काम जैसे करता था उसको उसी नाम पे, जैसे कोई लोहा का काम करे तो उसको लोहार बोला जाता है, कोई सोना काम करे तो उसको सोनार बोला जाता था। मतलब ऐसा नहीं था, वर्ण विचार पर नहीं था, मतलब वहाँ काम के आधार पर आपको जातिगत किया जाता था। काम के आधार पर 2 मुख्य समूह कौन है? तो ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था, जैसे पुरोहित और राजा। तो पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा बाद के समय जैसे शक्तिशाली या महलों वाले नहीं होते थे। ये राजा बाद के समय जैसे शक्तिशाली या महलों वाले नहीं होते थे। मतलब पहले के जितने भी राजा थे बहुत ही विद्वान थे, ठीक, मतलब लड़ाकू थे, या मतलब स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। और ये राजा ये हैं, देखिए ये राजा कौन से हैं? तो ये राजा ना बोलते हैं कि जैसे अब अभी जो पिछले मतलब मुगल साम्राज्य के टाइम जो भी राजा थे, राजा जैसे राजपूत थे, तो उस तरह के ये राजा नहीं थे जो महलों में निवास करते थे, ऐशो आराम में रहते थे, उस तरह के ये राजा नहीं थे। ठीक है, बात करते हैं समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, और जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकाला जाता है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन, विषु, भरतजन, विषु, यदुजन, विषु यानी यदुविषि हो जाता है, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं आर्य एवं दस्यु विरोधी थे। तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। ये बाद के समय में दास, संस्कृत दासी, स्त्रीलिंग क्या होता है दास का? दासी, सबका मतलब गुलाम हो गया। दास का मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास प्रथा की स्थिति, तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है, बात करते हैं समकालीन समांतर विकास। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, बोला है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, बात कर रहे हैं खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाणों का अर्थात है ये शिलालेख महापाषाण यानी महा माने बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाना जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक है, बात करते हैं समय और भौगोलिक विस्तार। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण के भारत और उत्तरी पूर्व और भारत और कश्मीर में अत्यधिक प्रचलित थी। बात करते हैं कब्रों के प्रकार। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र क्या है? प्रमाण है। जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। ठीक है, जमीन के नीचे। अब कब्रों की सामान्य विशेषता है। तो सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के रूप में के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोग को बहुत लोग बोलते हैं कि हमको समझ नहीं आता है, तो अगर आपको समझ नहीं आता है ना, तो ये तो हिंदी है ना, तो इसको तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के भी नॉलेज ले सकते हैं। लोगों की सामाजिक और असमानताओं के बारे में पता चला। तो कंकालों का पुरातत्व विश्लेषण। पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मगिरी पुरस्कार का साक्ष्य। तो महापुरापाषाण स्थल
ब्रह्मगिरी में से एक व्यक्ति को कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब हुए, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी हुए। ठीक है, तो इस तरह यह प्रक्रिया चलता है। बात करते हैं, अभी कितना बाकी रह गया, तो चलिए बस एक ही है टॉपिक। तो शिलालेख महापाषाण का अर्थ, ठीक है, तो ये शिलालेख महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। पत्थर दफन करने की जगह पर लोग द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक है, समय और भौगोलिक विस्तार बात करते हैं। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में अत्यधिक प्रचलित थी। कौन कौन कहाँ का? दक्कन में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में अत्यधिक प्रचलित थी। ठीक है, बात करते हैं कब्रों की अवस्थिति। तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। पुरातत्व साक्ष्य, कई बार पुनरावृत्तों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। ठीक, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। बात करते हैं कब्रों की अनूठी विशेषता। तो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, काले लाल जैसे उसमें था लाल मिट्टी के बर्तन ना, इसमें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, इसके साथ ही कब्र क्या बोलते हैं, इनके साथ ही कब्रों से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? तो लोहा के औजारों और हथियार। ठीक है, बात करते हैं घोड़ों के कंकाल और वो जो नाल होते हैं। ठीक है, पत्थर और सोने के निर्माण, आकर्षक गहने। ठीक है, तो ये सब उसके कारण है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोगों के सामाजिक अस्तित्व के बारे में पता लगाना। तो कंकालों और पुरातत्व सहसंबंध। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जो सीधे तौर पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता और सामाजिक स्तर को दर्शाती है। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मगिरी पुरास्थल एवं ऐतिहासिक प्रमाण की। तो महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी में से एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। इसके विपरीत दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन होकर पाए गए। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक स्थिति में भिन्नता। तो यह पुरातात्विक अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में गहरी भिन्नता को दर्शाता है। इससे यह अकाट्य प्रमाण मिलता है कि इस समाज में कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, और कुछ लोग सरदार जो मुखिया पद पर थे तो कुछ उनके अनुयायी थे। ठीक है, तो आज के लिए जो थ्योरी था कंप्लीट हुआ। हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल, पहले देख ही लेते हैं। देखना क्या है यार, पहले क्वेश्चन ही करते हैं। देखिए वेद कितने हैं, तो 4 है, अभी जस्ट हमने देख लिया थ्योरी। बात करते हैं निम्नलिखित में से वेदों के संदर्भ में कथन सत्य है। तो वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, बिल्कुल सही। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करते हैं ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि, नहीं संस्कृत ना आएगी भाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल 3 सही होगा। बात करते हैं संस्कृत किस भाषा के परिवार का हिस्सा है, तो अभी हिस्सा नहीं है, तो किसका है, तो भारोपीय है। ठीक है, बात करते हैं, ये आप लोग देख लेना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, तो किस भाषा की है, ये है द्रविड़। ये आप लोग देख लेना। बात करते हैं झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार से जुड़ी है, तो
झारखंड और मध्य, तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ गंगा और सिंधु के बीच संवाद के नहीं गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र का संवाद गंगा और सिंधु को नहीं बल्कि व्यास और सतलुज नदियों के बीच है। ठीक है, किसके किसके बीच है? तो सतलुज, व्यास और सतलुज। बात करते हैं कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप वर्णन है? तो है विश्वामित्र। ठीक है, संपूर्ण टेक्स्ट देख चुके हैं यहाँ पर। ऋग्वेद में किन 2 नदियों का देवी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन है आपका? सतलज, व्यास, डी। ठीक है, और ये आप लोग पढ़ लेना। बात करते हैं ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया था? तो कब किया गया था? 150 साल पहले। बात करते हैं निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, असत्य बोला है। मवेशियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई की जाती थी और लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी की जाती थी जो जहाँ पक्षियों का चरता था। ये भी सही है। अधिकांश युद्धों में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों भाग लेती हैं। उनकी अस्थायी सेना भी थी। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नहीं, ये इसमें क्या बोला है? सही कथन का ना, तो 1 और 2 सही होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? तो राजा और पुरोहित। ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता है? तो किस काम में? बी। बात करते हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। आज ऋग्वैदिक सभ्यता देखेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। बाकी अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना और कल मिलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।